क्योंकि होता ही है कि मैंने अगर किसी पार्टी को ज्वाइन किया तो उस पार्टी के विरोधी विचारधारा के जो लोग हैं वो मेरे खिलाफ चले जाएंगे। जैसे कि अभी विभिन्न प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं और किसी खास प्रत्याशी को किसी खास पार्टी से समर्थन मिल रहा है, तो ऐसे में आपका क्या बयान होगा और आप अपने आप को कहाँ पर देख रहे हैं? आप महसूस कर रही होंगी जिस किसी पार्टी ने किसी पार्टी तो ने तो नहीं किया, किसी पार्टी के किसी पर्सन ने किया और वो कह रहे हैं कि उनको पार्टी का समर्थन हासिल है, उसी पार्टी में दूसरे बहुत सारे कैंडिडेट्स और भी हैं, वो ठगा महसूस भी कर रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये पार्टी बेस्ड चुनाव है ही नहीं। र्यूमर उड़ा दिया, जब साफ लिखा हुआ है कि वार्ड पार्षद के लिए इन लोगों ने नॉमिनेशन वापस लिया है, तो विरोधियों को जिसको डर होता है ना, वो झूठ बोलते हैं, इस तरह से अफवाह उड़ाते हैं। तो हम ऐसे अफवाहों के लिए लोगों को कहना चाहते हैं कि ये झूठे, तब भी झूठे थे, आज भी झूठे और कल भी झूठ बोलेंगे। देखिए, मैंने कहा कि जितने गलत लोग हैं वो मेरे विरोधी हैं और गलत लोग ज़्यादा नहीं होते हैं। हल्ला वो ज़्यादा करते हैं, चिल्लाते वो ज़्यादा हैं, होते ज़्यादा नहीं हो, ये संख्या उनकी कम होती है। कहीं भी आप देखेंगे शरीफ लोगों की संख्या, आम लोगों की संख्या, आम मतदाताओं की संख्या ज़्यादा रहती है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि लोग जिस प्रकार से मैंने ईमानदारी से काम किया, उसी प्रकार से उसी पैटर्न पर ईमानदारी से वोटिंग कर दें तो 50,000 वोट से मैं इस चुनाव को जीत सकता हूँ। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। 60,000 65,000 वोट ही गिरेगा, 50,000 आप। वही तो मैं कह रहा हूँ, आपको आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल मैं आंकड़ा बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ज़्यादातर लोग शरीफ और किसी बात से गलत लोगों से मतलब रखने वाले लोग नहीं होते हैं। अगर उस पैटर्न पर वोट हुआ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज़ खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मधुबनी नगर निगम चुनाव को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, सभी प्रत्याशी इस होड़ में लगे हुए हैं कि किस प्रकार से वह जनसंपर्क को सफल बनाए, जनता को खुद तक पहुंचाए। वहीं दूसरी तरफ वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 45 तक के मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कभी किसी प्रत्याशी का पलड़ा भारी नजर आता है तो कभी किसी और प्रत्याशी का पलड़ा भारी नजर आता है। इसी कड़ी में हम डन न्यूज़ के माध्यम से लगातार एक एक कर आपको सभी प्रत्याशियों से मिलवा रहे हैं। हम इसलिए आपको मिलवा रहे हैं ताकि एक बतौर मतदाता आप ये फैसला कर सके कि कौन से प्रत्याशी आपके लिए कितने बेहतर है, आप किस आधार पर किस प्रत्याशी को वोट करें, कैसे आपका चुनाव एक सही निर्णय बने। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी जी, जिनसे हम करेंगे आगे बातचीत और जानेंगे मधुबनी नगर निगम चुनाव को लेकर उनकी तैयारियां। आज हमारे साथ मौजूद हैं मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी, जहां हम उनसे करेंगे खास बातचीत और जानेंगे नगर निगम चुनाव को लेकर कहां तक पहुंची है उनकी तैयारी। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने नामांकन करवाया है, आपको चुनाव चिन्ह आवंटन हो गया है और कुल 28 प्रत्याशियों में एक प्रत्याशी आप भी हैं जो इस मैदान में डटे हुए हैं, डटकर बने हुए हैं। पूरी टीम की तरफ से आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि चूंकि अब चुनाव का समय बेहद नज़दीक आ गया है, तो आपकी जो तैयारी है वो कहाँ तक पहुँची है? सबसे पहले डन न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा धन्यवाद। रही बात तैयारी की, तो मेरी तैयारी पिछले 1.5 साल से और उसके पहले 15 सालों से है। इस बार बहुत सारी उद्घोषणाओं के बाद इस बार ऐसा हुआ कि फाइनली चुनाव हो रहा है। पहले क्या था कि हमेशा घोषणा होती थी दूसरे निकायों के लिए और किसी कारणवश वो टल जाया करता था। इस बार पूरी उम्मीद है कि 9 जून को चुनाव हो जाएगा और 11 जून को मधुबनी समेत 31 निकायों के जो प्रतिनिधि हैं वो चुनकर चले आएंगे। तो सबसे अच्छी बात ये रही कि अब कोई ऊहापोह की स्थिति नहीं है। सभी प्रत्याशी मैदान में लगे हुए कमर कस चुके हैं और मैंने तो पिछले 1.5 साल और उसके पहले 15 सालों से कमर कस कर रखा हुआ है कि जब पब्लिक की चुनने की बारी आएगी तो मैं मेयर या उससे बड़ा कोई भी चुनाव वो मैं लड़ूंगा। आप सबको पता है कि पहले चेयरमैन का जो चुनाव हुआ करता था वो पार्षद चुना करते थे, तब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड मैं नहीं होता था चेयरमैन के चुनाव के लिए। लेकिन इस बार जो सरकार ने घोषणा की 1 साल पहले
कि मेयर का चुनाव, डिप्टी मेयर का चुनाव, जिस तरह से पार्षद का चुनाव पब्लिक डायरेक्ट करती है, उसी प्रकार से इन दोनों पदों का चुनाव पब्लिक करेगी, जनता करेगी। तो मुझे भी हिम्मत आई कि नहीं, जिस प्रकार से मैं पब्लिक फील्ड में, पब्लिक डोमेन में रहता हूँ, जनता के संपर्क में रहता हूँ, उस हिसाब से मुझे इस चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरना चाहिए। तो जैसे कि आप लगातार पब्लिक फील्ड में बने हुए हैं, तो जनता का कैसा रुझान आपको देखने के लिए मिल रहा है? क्योंकि जितने भी प्रत्याशी हैं सब लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, अपने अपने तरीके से जनता से बातचीत कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, अपने प्लान के बारे में बता रहे हैं। तो इन सब कड़ी में आप क्या देख पा रहे हैं कि जनता का रुझान आपके लिए कितना है? सभी प्रत्याशी अपने अपने दावे में लगे हुए हैं। जाहिर सी बात है, करना भी चाहिए, कुछ गलत नहीं है। जिनको 10-20 वोट आएगा वो भी दावेदारी कर रहे हैं, जिनको 10-20 हज़ार वोट आएगा वो भी दावेदारी कर रहे हैं। कोई भी अपने आप को कमतर और कमज़ोर दावेदार महसूस नहीं करते हैं। और यही लोकतंत्र की खासियत भी है कि जो भी आदमी मैदान में है, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको दिलो जान से लड़ना चाहिए। और रही बात कि अपने आप को हम कहाँ पाते हैं, तो मैं हमेशा से पब्लिक डोमेन में रहने वाला आदमी, पब्लिक के बीच में रहने वाला आदमी, अपने आप को जनसंपर्क के माध्यम से अच्छी स्थिति में पहले भी पाता रहा हूँ और आज भी मैं सबसे अच्छी स्थिति में अपने आप को पाता हूँ। ये मेरा विश्वास है। और क्योंकि जनता का जो चयन होगा वो कहीं न कहीं इस बार ईमानदारी को लेकर होगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। तो जैसा कि वार्ड नंबर 1 से लेके वार्ड नंबर 45 तक के जितने मतदाता हैं वो सभी अलग अलग जात से, अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं। और अब जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है, पृष्ठभूमि काफ़ी बदलती हुई नज़र आ रही है। चूँकि यह चुनाव जो है वो जात पात या किसी दल से उठकर है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से चीज़ें तैयार की जा रही है या जनता को बताया जा रहा है, तो उस जातीय समीकरण को देखा जाए, राजनीति के हिसाब से देखा जाए, तो उसमें आप कितना फिट बैठ रहे हैं? देखिए, हमें सभी वर्गों का समर्थन हासिल है और मैं सभी वर्गों में जाता आता रहा हूँ। मेरा फोकस पॉपुलेशन की बुनियाद पर है। जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है उस पॉपुलेशन पर मैंने ज़्यादा मेहनत की। ऑब्वियसली बहुसंख्यक समाज के लोग बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 75 to 77% हैं, तो मेरा 75% समय उनके लिए गया। और हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की जनसंख्या लगभग 23% से 25% है, तो 25% मेरा समय। तो आपके हिसाब से जो विभिन्न जाति वर्ग के लोग हैं, कुल मिला के सबका समर्थन आपको जो है वो प्राप्त है? बिल्कुल। आप किसी पार्टी विशेष से कोई समर्थन? मैंने किसी पार्टी को सिर्फ इसलिए ज्वाइन नहीं किया क्योंकि होता ही है कि मैंने अगर किसी पार्टी को ज्वाइन किया तो उस पार्टी के विरोधी विचारधारा के जो लोग हैं वो मेरे खिलाफ चले जाएंगे। जैसे कि अभी विभिन्न प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं और किसी खास प्रत्याशी को किसी खास पार्टी से समर्थन मिल रहा है, तो ऐसे में आपका क्या बयान होगा और आप अपने आप को कहाँ फिर देख रहे हैं? आप महसूस कर रही होंगी, जिस किसी पार्टी ने किसी पार्टी तो ने तो नहीं किया, किसी पार्टी के किसी पर्सन ने किया और वो कह रहे हैं कि उनको पार्टी का समर्थन हासिल है, उसी पार्टी में दूसरे बहुत सारे कैंडिडेट्स और भी हैं, वो ठगा महसूस भी कर रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये पार्टी बेस्ड चुनाव है ही नहीं, तो फला पार्टी चिला पार्टी कहीं कुछ नहीं। और इस बार लोगों को पार्टी से उठकर चुनना है, व्यक्ति को चुनना है और उसको व्यक्तित्व को देखते हुए चुनना है। इस बार का चुनाव काफ़ी आसान है, अगर देखा जाए तो आसान इस सेंस में किसी ईमानदार को चुनना, उसके बारे में जानना, उसको चुनना कोई मुश्किल काम नहीं है, सबसे आसान काम है। तो बस मैं ये जनता को कहता हूँ, अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि धर्म जात से ऊपर उठकर व्यक्ति को और व्यक्तित्व को देखते हुए चुने। और आपने जो कहा कि जातिगत समीकरण लोग बैठाने में लगे हुए हैं, ये तो कुछ नहीं चलने वाला इस इलेक्शन में, कुछ भी नहीं चलेगा। इसलिए कि मेरे ज़्यादातर दोस्त, मेरे ज़्यादातर वोटर्स, मेरे ज़्यादातर संपर्क बहुसंख्यक समुदाय के लोगों से है। मैं कभी भी किसी जाति विशेष पर या धर्म विशेष पर मुनहसर रहने वाला व्यक्ति नहीं रहा हूँ। मैं हमेशा से सबके लिए सर्वधर्म संभाव और सबके लिए काम करता रहा। इसलिए मेरी मजबूरी कोई जाति धर्म विशेष नहीं है, मेरे लिए सब बराबर है। मैं सबके लिए हूँ, सब हमारे हैं।
तो जैसे कि देखा जाए तो ये एक तरह से जो परीक्षा है वो जनता की ही वास्तव में परीक्षा है कि वो किस प्रकार से अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हैं और उस प्रयोग के आधार पर जो कुल 28 दावेदार मेयर पद के लिए मैदान में उतरे हुए हैं उनमें से किसी एक को चुनते हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑफ, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। Guys, अपना वाईफाई what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed. हर कोने में हर पल पूरी फैमिली के लिए। Everybody's on, 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 on. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं 10 न्यूज़ खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा और आज हमारे साथ मौजूद हैं मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी, जहां हम सीधे साक्षात्कार के तौर पर जान रहे हैं कि मधुबनी नगर निगम चुनाव को लेकर कैसा माहौल बना हुआ है और बतौर मेयर प्रत्याशी उनकी तैयारी कहां तक पहुंची है, वह जनता से किस प्रकार संपर्क कर रहे हैं। चूँकि एक बार फिर जो है ये वोट विकास के मुद्दे पर हो रहा है और लगातार मैं जितने भी प्रत्याशियों से मिल रही हूँ मैं उनसे यही बार बार सवाल कर रही हूँ कि अगर वो मेयर बन के आते हैं तो वो काम क्या करेंगे। ऐसे में चूँकि काम की लिस्ट तो बहुत बड़ी है, उन्हें बहुत सारा काम करना है, पर अगर आप मेयर बन के आते हैं तो प्राथमिकता के तौर पर पहले 5 कार्य आप क्या करेंगे? मेरी पहली प्राथमिकता वर्षा जल का संचयन, जो भूजल स्तर काफ़ी नीचे चला गया है, उसको मेंटेन अगर करना है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है कि वर्षा जल का संचयन किया जाए। आपने महसूस किया होगा कि पिछले कई महीनों से पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। आप जाते हुए देख सकती हैं, मेरे वार्ड में मैंने अपने स्तर से बहुत सारी जगहों पर जल नल दिया हुआ है, अपना सबमर्सिबल भी दिया हुआ है, अपने घर से भी कनेक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहला मेरा प्रायोरिटी पर जो काम होगा वो है वर्षा जल का संचयन, क्योंकि बरसात के दिनों में जब बारिश होती है ना तो ये बारिश वर्षा जल अभिशाप बन जाता है, लोग डूबने लगते हैं उसमें, उपलाने, पूरा शहर उपलाने लगता है। जबकि उस पानी को अगर रिचार्ज कर दिया जाए, भूगर्भ में पहुंचाया जाए, तो इससे ये होगा कि फिर वो भूगर्भ जब मेरा रिचार्ज होगा तो ग्राउंड वाटर लेवल मेंटेन होगा। और फिर उसके बाद दूसरा कार्य, उसके बाद पहले मैं इसको क्लियर कर दूं, उसके बाद जब गर्मी का समय आएगा तो चूँकि भूजल मेंटेन रहेगा तो चापाकल से आसानी से पानी आएगा, ये हाहाकार नहीं मचेगा। तो दो तरफा फ़ायदा है, पानी के लिए हाहाकार भी नहीं बचेगा और लोग डूबेंगे भी नहीं। पहला तो ये हो गया। दूसरा है कि पूरे शहर में महिलाओं के लिए प्रसाधन की व्यवस्था नहीं है, जिसके लिए मैं पहले भी प्रयासरत रहा, इसी की लड़ाई में लड़ता रहा। लेकिन पहले चुनने का जो तरीक़ा होता था यहाँ चेयरमैन के, वो पार्षद चुन के लाते थे और बहुमत। देखिए बहुमत का मसला ये है कि अगर एक भीड़ इकट्ठी हो जाए और वो भीड़ गलत हो तो एक सही आदमी को किसी भी तरह दंडित कर सकती है और वो पकड़े भी नहीं जाते हैं। तो लोकतंत्र की खासियत है, तो एक थोड़ी सी कमी भी है कि लोग बहुमत के आधार पर कभी कभी या आम तौर पर देखा होगा आपने कि गलत फैसले भी लिया करते हैं। ऐसे में मेरा काम महिलाओं की सुरक्षा और उनके लिए जगह जगह पर जो भी प्रसाधन की व्यवस्था हो सकती है, जिनको घूमना नहीं पड़े, कहीं जाना नहीं पड़े किसी व्यक्ति विशेष के यहाँ, वो व्यवस्था हम करेंगे। दूसरा काम तो ये है। फिर है अतिक्रमण। अतिक्रमण से पूरा नगर निगम त्राही त्राही कर रहा है। अब जहाँ भी जाएं आप देखेंगे कि जैसे ही लोग गुजरते मत अतिक्रमण हटाया जाता है, फिर 2-4 दिनों में फिर हाँ आ जाती है। ये ऐसा इसलिए होता है कि लोगों को प्रशासन का डर नहीं है। गलत लोगों के बीच में कानून का डर होना चाहिए, सही लोगों को कानून से नहीं डरना चाहिए, गलत लोगों को कानून का भय हो, ये सुनिश्चित करना मेरा काम होगा। ये होगा। आप स्वास्थ्य को लेकर देख लें कि कहीं भी अगर आप चाहें कोई आदमी बीमार पड़ गया तो बहुत जल्दी एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिलती है। अपने हॉस्पिटल में एक तरह से ये रेफरल हॉस्पिटल हो गया है। छोटा से छोटा काम भी आपको दरभंगा, पटना भेज दिया जाता है। मेरा कहना है कि भाई जब ये सदर अस्पताल है तो सदर अस्पताल में इतनी सुविधा तो होनी चाहिए, जो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जिसका यहाँ पर निराकरण हो, उनका इलाज यहाँ पर हो सके। आमतौर पर देखा गया है कि ये रेफरल अस्पताल के तौर पर काम करता है, उसको उस परिपाटी को हम चेंज करेंगे।
एजुकेशन में देख लीजिए, कोई भी इस तरह का सेंट्रल स्कूल कुछ भी अपने यहाँ नहीं है। कोशिश ये होगी कि मधुबनी के कम से कम 12th तक के बच्चों को यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाना पड़े। जो दूसरी जगहों पर बड़े बड़े शहरों में शिक्षा के लिए जाते हैं वो सभी शिक्षा उनको यहाँ मिले, ये भी मेरा टॉप प्रायोरिटी वाला मामला है। और उसके बाद क्योंकि मैं स्वयं स्पोर्ट्स पर्सन रह चुका हूँ, सभी तरह का गेम, 1-2 गेम अगर छोड़ दें उसमें मेरी रुचि रही है। आप कहें तो मैं क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी कुछ भी खेल के दिखा सकता हूँ, कुछ भी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी जो है ना ज़्यादातर वक्त खेलने कूदने में ही बीता है। तो उस वक्त में कहावत हुआ करता था, खेलोगे कूदोगे तो होगे ख़राब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन जब ये कहावत थी तो मैं खेला कूदा करता था। किसी तरह से मैंने ग्रेजुएशन और MA किया, जो सब करते हैं वो मैंने किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया जो मैं पढ़ाई के तौर पर ये कह सकूं कि हाँ ये मैंने कुछ अचीव कर लिया। डिग्री है, जो जानकारी चाहिए वो है, लेकिन अचीवमेंट के तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ मेरे पास नहीं है। कुछ लोग बहुत कम पढ़े लिखे भी लोग होते हैं, वो ज़्यादा डिग्री हाँकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, उसके बावजूद बहुत सारे लोग हैं जिनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो शिक्षा को लेकर और इस खेल को लेकर, क्योंकि खेलने से शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है, और यहाँ के बच्चों को एक खेल का मैदान भी मैसर नहीं है। ज़्यादातर जो आपको सरकारी ज़मीनें हैं बहुत सारी जगहों पर, और वहाँ पर जो पब्लिक की जो आम रैयती ज़मीन है उसको मिलाकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेच देते हैं। उसमें प्रशासन की भी भूमिका है, संलिप्तता है उनकी। अब ऐसे में बताइए कि जब सारी सरकारी ज़मीनें बेच दी जाएंगी, गलत तरीके से बेच दी जाएंगी, तो बच्चे लड़के खेल के लिए कहाँ जाएंगे? सरकार खेलने के लिए मैदान तो खरीद के देगी नहीं। तो ये अपने आप बहुत बड़ी समस्या है। तो स्पोर्ट्स पर्सन होने की बिना पर मैं कह रहा हूँ कि जहाँ तक हो सकेगा दिलो जान से मैं अपने शहर के बच्चों के लिए जगह जगह ग्राउंड की व्यवस्था, इंडोर हो आउटडोर हो, हर प्रकार की मैं व्यवस्था करूँगा। ऐसा कुछ भी नहीं जो उनको खेलने के लिए, आप देखिए साउथ बिहार में चले जाइए, शूटिंग रेंज, तैराकी, सब कुछ आपको मिलेगा साउथ बिहार में। नॉर्थ बिहार में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लगता है कि बिहार सरकार जो भी काम करती है वो साउथ बिहार के लिए ही करती है, नॉर्थ बिहार तो कोई मान ही नहीं रखता है। इसीलिए कभी कभी बात जो होती रहती है, आमतौर बात निकलती रहती है मिथिला राज्य की। मैं बिहारी होने पर गौरवान्वित महसूस करता हूँ, जिस तरह से मैं भारतीय होने पर गौरवान्वित महसूस करता हूँ, उसी प्रकार से सरकार को भी चाहिए कि आपको थोड़ा सा इस बात का ख्याल करना चाहिए कि बिहार का जो उत्तरी भाग है वहाँ आपने क्या सब सहूलतें दी हैं। इस मामले में आप एकदम नगण्य हैं। मैं गलत भाषा का प्रयोग नहीं करता हूँ और न कर सकता हूँ। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में नॉर्थ बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया है। आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। कला के क्षेत्र में आपका कोई खास प्लान, कोई खास योजना कि उसके लिए कोई काम करना है? देखिए कला के क्षेत्र में, क्योंकि हम ऑब्वियसली लोग सब डींगे हाँकते हैं। जब मैं उस पद पर अगर आता हूँ तो सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की मैंने बात की है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे संगठन से जुड़े हुए हैं उस क्षेत्र, कला के क्षेत्र में भी, क्योंकि मैं कला का भी शौकीन हूँ, लेकिन उसमें मैंने कोई महारत हासिल नहीं की है जो मैं कोई कलाकार हूँ, ऐसा नहीं है। तो ऐसा अगर कुछ भी होगा उनको भरपूर सहयोग किया जाएगा। जिस भी प्रकार से उनको अपने कलाकारी के बाद जो वो नमूना पेश करेंगे वो कुछ भी बनाएंगे। अभी सौराष्ट्र में बहुत कुछ हुआ है, तो ऐसे में कलाकारों को भी हमसे पूरी मदद मिलेगी, क्योंकि हम अपने कलाकारों को अगर आगे नहीं बढ़ाएंगे, आप देख लीजिए आज मिथिला पेंटिंग को यहाँ के लोगों ने बढ़ाया तो पूरे विश्व में मधुबनी पेंटिंग का मान है ना। तो लोग कहीं जाते हैं, अच्छा ये मधुबनी वाले हैं, मधुबनी पेंटिंग, तो ये तो कम से खुशी तो होती है पूरे विश्व में। तो जैसे कि एक बहुत बड़ी चीज़ सामने आ रही है कि सकारात्मक पहलू आ रहा है कि बतौर मेयर प्रत्याशी इन्होंने एक पूरा खाका तैयार करके रखा है कि किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खेल जगत में, सफाई को लेके या जल संचयन को लेके किस प्रकार से बतौर योजना तैयार करके रखी गई है कि पद पर आने के बाद इन सब पर कार्य किया जाएगा। साक्षात्कार का यह सिलसिला जारी रहेगा। इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता अखलाक सिद्दीकी। मधुबनी नगर निगम के चुनाव के मतदान में अब महज
8 से 10 दिन का समय बच चुका है। तमाम जो उम्मीदवार हैं वो अपनी अपनी ओर से जीत के लगातार दावे कर रहे हैं। जनसंपर्क अभियान पूरे उफान पर है। जितनी तेज़ गर्मी है उतना ही तेज़ जनसंपर्क अभियान चल रहा है। इस सिलसिले में हम लोग आज मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी शाहजहां अंसारी के यहाँ हैं। इनकी क्या है तैयारी और जीत को लेकर के क्या कुछ प्लान है और मधुबनी शहर के विकास को लेकर के क्या कुछ ब्लूप्रिंट है इनके पास। लगातार पिछले 1.5-2 सालों से कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो लगातार क्षेत्र में नगर निगम बनने के बाद अपने मेयर पद की दावेदारी किए थे। उसमें से एक शाहजहां अंसारी भी हैं जो इस सिलसिले में लगातार 1 से 45 वार्ड तक के लोगों से दर्जनों बार मिल चुके हैं। अब इनको इनपुट की जगह आउटपुट क्या मिलता है ये हम इनसे बात करके ही जानेंगे। क्या लग रहा है इस बार लगातार 2 साल से मैदान में हैं आप, अब वक्त आया है फैसले का, क्या उम्मीद है आपको? मेहनत का फल मीठा होता है, ये बचपन से हम लोग सुनते आए हैं। हम इस पद के लिए तो 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में आगे बढ़ें उसके लिए जब से हम राजनीति में आए या कह लीजिए आपके रहनुमाई में आए, जब भी बात पब्लिक डोमेन में आती है तो मैं आज से नहीं, मैं तो महज 16 सालों से पार्षद हूँ, लेकिन पिछले 25-30 वर्षों से आपको हैरत होगी जानकर कि मैं बचपन से ही सामाजिक कार्यों में रुचि लेता रहा हूँ। सुनने में लोगों को अटपटा लगेगा, लेकिन पता कर लें वो सोशल एक्टिविटी, लोगों की मदद करना, ये मेरे डीएनए में है और ये कहने की बात नहीं है, पता कर लीजिए। आप मेयर का भी नामांकन किए थे और वार्ड पार्षद का भी नामांकन किए थे। आपकी पत्नी भी वार्ड पार्षद का नामांकन की थी, आपने बाद में उस नामांकन को वापस लिया, क्या वजह है? देखिए, एक लेटर था लगातार 3 बोर्ड की बैठक में नहीं जाने का। उसकी वजह ये थी कि एक बार कोविड के कारण हम लोग नहीं गए और 2 बार जो है ना हमें नोटिस सर्व हुआ ही नहीं, इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया गया कि बोर्ड की बैठक है। तो जब ये केस दायर हुआ तो हम लोगों ने जवाब दिया कि भाई मुझे जानकारी नहीं थी। उसकी बिना पर जो इसके कस्टोडियन थे जिनको इन्फॉर्मेशन देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी उनको सस्पेंड कर दिया गया। अब आप बताइए कि जब कोर्ट में मामला है और वहाँ सब जीत कर आएंगे ही, तो ऐसे में उस बिना पर किसी को आप नॉमिनेशन करने से रोक देंगे, ऐसा संभव है क्या? विचाराधीन कैदी, अब वो भी ऐसा विचाराधीन कैदी जो निर्दोष है, उसको आप कैसे फांसी पर लटका सकते हैं? तो निर्दोष साबित होंगे ही, क्योंकि हम लोगों को नोटिस ही सर्व नहीं हुआ था। तो एक लेटर था हर जगह कि नॉमिनेशन ऐसे लोगों का नहीं लिया जाए, उसमें मेरी पत्नी का भी नाम था। मुझे लगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एक लॉबी काम करती है जो हमारे विरोध में चलती है। मैं आपको खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ कि मधुबनी के जितने गलत लोग हैं वो सारे के सारे मेरे विरोधी हैं। मैं खुल्लम खुल्ला चैलेंज करता हूँ उन लोगों को। ऑब्वियसली वो मेरे विरोधी होंगे, मैं उनका विरोधी तो वो मेरे विरोधी। तो कहीं ना कहीं एक दिल के एक कोने में एक जगह होती है, दिमाग कहता है कहीं कोई वजह पर, ये वजह नहीं हो सकती है, कोई दूसरी वजह बना दी जाए जिसके कारण नॉमिनेशन मेरी पत्नी का रद्द हो जाए। और यहाँ की आवाम, वार्ड नंबर 24 की जनता चाहती है कि मेरी पत्नी रहे ही। आपको वार्ड छोड़ना नहीं है, मेयर लड़ रहे हैं, वो लड़ी अपनी जगह पर है, वार्ड नहीं छोड़ना है, क्योंकि वार्ड में जो आपने काम किया है और आपने बेलौस खिदमत की है तो आपको यहाँ रहना है, वरना अगर कोई दूसरा चुन के आ जाएगा तो क्या करेगा कोई नहीं जानता है। ऑब्वियसली उसके लिए अब सब अच्छे से जानते हैं। तो उस बिना पर इसी वजह से मैंने अपना भी नॉमिनेशन वार्ड के प्रतिनिधि के लिए वार्ड पार्षद के तौर पर किया था नॉमिनेशन। जब मेरी पत्नी का नॉमिनेशन क्लियर हो गया तो वो रद्द नहीं हुआ, तो मैंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया, जिसको कि हमसे डरने वाले विरोधियों ने र्यूमर उड़ा दिया, जबकि साफ लिखा हुआ है कि वार्ड पार्षद के लिए इन लोगों ने नॉमिनेशन वापस लिया है। तो विरोधियों को जिसको डर होता है ना, वो झूठ बोलते हैं, इस तरह से अफवाह उड़ाते हैं। तो हम ऐसे अफवाहों के लिए लोगों को कहना चाहते हैं कि ये झूठे, तब भी झूठे थे, आज भी झूठे और कल भी झूठ बोलेंगे। तो चिट्ठी के कारण ही आप नॉमिनेशन किए थे? बस कहीं उस चिट्ठी तो एक वजह थी और वहाँ पर मैं एकदम ठीक थे,
लेकिन कहीं अगर कुछ गड़बड़ी हो कुछ तो जाती technical तो problem इसलिए मैंने अपना नॉमिनेशन कर दिया था जी। मतलब इसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से माना जाए बिल्कुल, प्रिकॉशन इज तो बेटर देन। हाँ, अभी आपकी पत्नी है मैदान जी। में, आपने नामांकन वापस ले लिया है। क्या लग रहा है 1 से 45 तक में लंबे अरसे से आपका रहा है, चाहे वो रमज़ान हो, रामनवमी हो, दशहरा इफ्तार हो, दशहरा हो, होली मिलन हो, दीपावली हो, सारा छठ कुछ हो। करने के बाद अब जनता का रुझान आने का समय है। जनता किसको गुलाल लगाने का मौका देगी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, हम आशावादी आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। बस सीधी सी बात हम कह रहे हैं, मैंने अपने हिस्से की बरती पूरी ईमानदारी है। ईमानदार मेयर का चुनाव अब जनता की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। अगर, और ऐसा होना ही चाहिए, आप ये उम्मीद रखते हैं, जनता ये उम्मीद रखती है कि उनका प्रतिनिधि, चाहे वो मेयर हो या वार्ड पार्षद हो, वो पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ, बहुत बड़ी लगन के जिम्मेदारी साथ है। काम करे, ईमानदारी के साथ काम करे। तो ऐसे में हम भी ये उम्मीद रखते हैं जनता से कि आप मेरे पिछले कार्यकाल को देखिए, मेरे पिछली ज़िंदगी को देखिए, मैंने क्या किया है। मैंने ज़िंदगी भर ईमानदारी से काम किया है। थोड़ा सा डिले होना अलग बात है, लेकिन मैंने काम ईमानदारी से ही की है, कहीं भेदभाव नहीं किया है। जिस रेशियो में जो लोग हैं, जो एलिजिबिलिटी रखते हैं, उनको मैंने, और सबसे बड़ी बात, मैंने किसी भी पैसे वाले को आवास का लाभ नहीं दिया। जो पारदर्शिता थी उसको बिल्कुल आपने, हाँ। क्लियर है। मैं खुलेआम कहता हूँ कि मेरे वार्ड में किसी ऐसे आदमी को खड़ा कर दीजिए जो एलिजिबल नहीं थे, उनको मैंने आवास का लाभ दिया, तो आप हमें जो सज़ा दें मुझे मंजूर है। तो जिस प्रकार जनता प्रतिनिधि से ईमानदारी की उम्मीद रखती है, उसी प्रकार मैं भी मधुबनी की जनता से, पूरे भारतवर्ष की जनता से, हालांकि वो वोटर नहीं है, लेकिन मैं सभी से ईमानदारी की उम्मीद रखता हूँ कि एक बार ईमानदारी से ईमानदार को वोट दे दीजिए। ईमानदारी से चुने, ईमानदार को चुने। परिवर्तन निश्चित है, सुनिश्चित है। 28 उम्मीदवार कुल हैं मेयर के आपके साथ साथ। 28 में आप अपने आप को कहाँ मान रहे हैं और कितनी कंपटीशन है इस चुनाव को जीतने के लिए? पूरी जोर आजमाइश लगी हुई है। आप एक तरफ करें तमाम वो लोग मेरे विरोधी हैं, मैं उनका विरोधी गलत हूँ। एक छोटे से शहर में विरोधियों की एक लंबी फहरिस्त भी होना बिल्कुल ठीक नहीं है और ठीक भी है, दोनों चीज़ है। तो इसमें शाहजहां अंसारी कहाँ है? देखिए, मैंने कहा कि जितने गलत लोग हैं वो मेरे विरोधी हैं, और गलत लोग ज़्यादा नहीं होते हैं। हल्ला वो ज़्यादा करते हैं, चिल्लाते वो ज़्यादा हैं, होते ज़्यादा नहीं हो, ये संख्या उनकी कम होती है। कहीं भी आप देखेंगे शरीफ लोगों की संख्या, आम लोगों की संख्या, आम मतदाताओं की संख्या ज़्यादा रहती है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि लोग जिस प्रकार से मैंने ईमानदारी से काम किया, उसी प्रकार से, उसी पैटर्न पर ईमानदारी से वोटिंग कर दें, तो 50,000 वोट से मैं इस चुनाव को जीत सकता हूँ। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। 60,000 65,000 वोट ही गिरेगा, वही तो 50,000 आप ही वही तो देंगे। मैं कह रहा हूँ आपको, आंकड़ा मैं बता रहा 28 हूँ, लोग क्या बिल्कुल मैं आंकड़ा बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ज़्यादातर लोग शरीफ और किसी बात से गलत लोगों से मतलब रखने वाले लोग नहीं होते हैं। अगर उस पैटर्न पर वोट हुआ तो 70-72 हज़ार वोट गिरेगा। और गलत लोगों को, कितने गलत लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं, तो गलत लोगों को वोट कितना मिलेगा? 200, 400, 500, 50, 150, ठीक है ना। अब जब 200, 500, 1000, 500, 2000 वोट मिलेगा और हमको अगर 50-55 हज़ार वोट मिल गया, तो सोचिए कि जीत का अंतर कितना ज़्यादा होगा। आपके अलावा जो बाकी 27 लोग हैं, जी, अगर ईमानदारी से वोट हुआ तो वो आपको 1000, 2000, 3000 में सिमट के रह जाएंगे। पूरे 27। जी बिल्कुल, अगर ईमानदारी से वोट हुआ तो, मैं दावे के साथ कहता हूँ। और अगर वोटिंग पैटर्न बदला, धर्म पर गया मामला, जात पात पर गया, इसी पर हम भी आने वाले थे। जात, राजनीतिक दल, धर्म, मजहब, इन तमाम चीज़ों को जो है इस चुनाव में प्रवेश कराया जा रहा है। कुछ प्रवेश कर चुके हैं, कुछ को प्रवेश कराने की मुहिम चल रही है। इसमें शाहजहां अंसारी कहाँ फिट बैठेंगे? जी, आपने बहुत सारे मेरे कार्यक्रम देखे होंगे पब्लिक डोमेन में। आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि ये किसी धर्म और मज़हब के विशेष तौर पर ही किया जा रहा हो, या हमारे साथ घूमने वाले, कैंपेनिंग करने वाले लोग मज़हब विशेष के ही लोग हैं? लगभग लोग रहते हैं उसमें। हमारे साथ सभी मज़हब और उस मज़हब के सभी जात के वर्ग के लोग रहते हैं।
चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सब रहते हैं, जो भी रहते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि मेरे साथ रहने वाले लोग दिहाड़ी पर नहीं होते हैं। जिनका मैंने काम किया है और वो खुशी से मिठाई खिलाने आए तो मैंने मिठाई नहीं खाया, क्योंकि मुझे लगता है कि घूस की शुरुआत मिठाई से होती है। मैंने किसी का काम करवा दिया है, मिठाई खा लीजिए, बस यहीं से शुरुआत होती है घूस की। मैंने किसी का काम किया तो मिठाई भी नहीं खाया, इसलिए कि अगर आप मिठाई खाना शुरू करते हैं और मिठाई ज़्यादा हो जाता है तो फिर आप उम्मीद करते हैं कि मिठाई के अलावा आपको गिफ्ट मिल जाए, और अगर वो गिफ्ट ज़्यादा मिलेगा तो फिर आपको उम्मीद होगी कि गिफ्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, नहीं गिफ्ट ज़्यादा आ रहा है, गिफ्ट ज़्यादा आ रहा है तो क्यों ना गिफ्ट के बदले में पैसा ही मिल जाए। पैसा ज़्यादा आवेगा तो क्यों ना गिफ्ट में सोना चांदी ही मिलना शुरू हो जाए, सोने के जेवरात मिलने, ये होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोई नहीं बताएगा, ये मैं लगता हूँ कि विश्व का पहला आदमी होऊंगा जो बता रहा हूँ, जो घूस की शुरुआत मिठाई से होती है जी। जब मैंने 50 लोगों का काम किया और 50 लोग मुझे मिठाई खिलाने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि मैं 50 लोगों का मिठाई नहीं खा पाऊँगा, तो दिल में कहीं ना कहीं होगा कि मिठाई के बदले में ये कुछ और ले आते, कुछ गिफ्ट ले आते, टीवी ले आते, फ्रिज ले आते। अगर टीवी फ्रिज आना शुरू हो जाएगा फिर होगा मन, क्या टीवी फ्रिज ला रहा है भाई, इतना तो घर में है ही, क्यों ना ये पैसा ही ले, सोना चांदी ले आता। फिर होता सोना चांदी भी हो रहा, पैसा ही क्यों ना ले आता, ठीक है। तो ये शुरुआत मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि आज से 50 साल के बाद जब मैं ना रहूँ तो ये बात आ जाए बात बाद में कि किसी दार्शनिक ने कहा था कि घूस की शुरुआत मिठाई से होती है। आप धर्म, मजहब और राजनीति जो पार्टियां प्रवेश कर रही है उस बात को आप काट दिए जी, क्यों आप, काट दी? नहीं, आप उस बात को काट दिए। एक सवाल है चूँकि लोगों के जहन में है ये चीज़ कि क्या ये चुनाव में धार्मिक मामले भी आएंगे, मजहबी बातें भी आएंगी, क्या राजनीतिक दल के लोग इसको भुनाने में सफल हो जाएंगे? सवाल मेरा ये था। कोशिश पूरी यही है बहुत सारे कैंडिडेट्स की कि वो धर्म का सहारा लें, चाहे मुस्लिम में हो या हिंदू में हो। वो हिंदू अगर बहुसंख्यक हैं तो बहुसंख्यकों की बात करते हैं, अल्पसंख्यक हैं तो अल्पसंख्यक की बात करते हैं। यकीन मानिए मेरे किसी भी कैंपेन को देख लीजिए, पता कीजिए, जहाँ जैसे आज मैंने संतू नगर वगैरह किया है, मैं मुस्लिमों के बीच में जब जाता हूँ तो उनको मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ मुस्लिम होने के बिना पर मुझे वोट मत कीजिए। किसी की हिम्मत नहीं होगी, किसी बहुसंख्यक हिंदू की ये हिम्मत नहीं होगी जो अगर किसी हिंदू को ये कहे कि हिंदू होने के बिना पर मुझे वोट मत कीजिए। किसी मुस्लिम कैंडिडेट की हिम्मत नहीं होगी जो वो ये कहे कि मुझे मुस्लिम होने के बिना पर वोट मत दीजिए। वो खुश हो जाते हैं, अच्छा मुस्लिम होने के बिना पर मुझे वोट मिला है। नहीं, मुस्लिम होने के साथ साथ मुसलमान होने का मतलब है कि मुसलमान ईमान की बात होती है। मैंने ईमानदारी से काम किया है, उस बिना पर मुझे वोट दें। हिंदू मुस्लिम सेकेंडरी चीज़ है। ये इतनी हिम्मत से मैं लोगों को अपने कैंपेनिंग में कहता हूँ। है किसी दूसरे कैंडिडेट की ये हिम्मत तो बताए। एक कैंडिडेट बता रहे थे आज उनके अपने इंटरव्यू में वो बताए हैं कि अगर मैं 6 महीने में काम नहीं करूंगा तो मुझे जूता का माला पहना दीजिएगा, मैं विकास करूंगा। आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम को अलग कर दीजिए, सबके अपने अपने दावे हैं। मैंने हिंदू मुस्लिम अलग करने की बात नहीं की, मैंने हिंदू मुस्लिम को लेकर चलने की बात की। आप लेके चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी बता रहे हैं कि कोई कैंडिडेट जो है जी, मैं मुस्लिम हूँ तो मैं मुस्लिम की बात करूंगा, मैं हिंदू हूँ। हाँ करते हैं। और वो जब उनको बोलते हैं, बहुसंख्यक को बोलता है कोई हिंदू समाज के कैंडिडेट हैं और हिंदू भाई अगर बोलते हैं कि आप हिंदू हैं इसलिए हम आपको वोट करेंगे तो खुश हो जाते हैं। अल्पसंख्यक है, मुस्लिम है, अगर मुस्लिम अरे आप तो मुसलमान हैं, हम आपको वोट नहीं देंगे तो किसको देंगे? तो मैं वहाँ पर उनको रोकता हूँ कि मुस्लिम होने की, केवल मुस्लिम होने की बुनियाद पर मुझे वोट मत दीजिए। मुझे वोट देना है ना तो मेरे काम को देखिए, मेरे चरित्र को देखिए, मेरे किरदार को देखिए, मेरे किए गए ईमानदारी से काम को देखिए, और एक दिन का नहीं, पिछले 15 से 20 साल का देखिए। अगर वो सही पाया जाए तो मुझे वोट कीजिए, यही तो मैं अपील करता हूँ। और अभी जो आपने एक बात कही, किसी कैंडिडेट ने कहा कि 6 महीने में मैं काम नहीं करूँगा तो जूते का माला पहना दीजिए। ये मस्खरापन है, ये हल्कापन है। ऐसे लोगों को के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। बोले वीडियो भी नहीं काटिएगा मेरा। जी, ये क्या है मालूम है? ये है कि जब पब्लिक बोर हो जाती है तो ऐसे मस्खरे तो इंटरटेनमेंट होता है, तो जनता का भी कुछ इंटरटेनमेंट होना चाहिए। इसी तरह से इंटरटेनर के तौर पर है। हम कहते हैं कि 3 साल के अंदर में मैं मधुबनी के भूजल स्तर को ठीक कर दूंगा, ये मेरा दावा है। मेरे पास ब्लूप्रिंट है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि जब कर्मचारियों को, सफाई कर्मियों को समय पर पैसा मिलेगा
तो आपको सफाई का कार्य बाधित नहीं होगा। मेरी टॉप प्रायोरिटी पर वर्षा जल संचयन के बाद सफाई का काम है, अतिक्रमण का काम है, बहुत सारा काम है। तो आप मैं बहुत ज़्यादा बोलने से नहीं होता है, बात इच्छा शक्ति और दृढ़ शक्ति की है जी। मधुबनी शहर के जो मतदाता हैं, जो तमाम 1 से 45 वार्ड के लोग हैं, उनसे क्या अपील करेंगे आप? उनसे मैंने पहले भी अपील की है और मैं फिर अपील करता हूँ कि पिछले 16 साल और उसके पहले के 10 साल, इन 25 सालों में मैंने कभी भी किसी की हक तलफी नहीं की। कहने के लिए कोई कुछ भी कह दे उनको सामने लाइए, अगर कोई साबित कर दे मैंने किसी की हकमारी की है तो मैं आपसे वादा करता हूँ चुनाव होने से पहले मैं आपके बीच में आकर ये कह दूंगा कि मैं चुनाव लड़ने के लायक नहीं हूँ, अगर मैंने कोई गलती की, किसी की हकमारी की है तो। और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जो कि हम जानते हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो हम भी उम्मीद करेंगे जनता से कि एक बार ईमानदारी से ईमानदार को चुनिए, क्योंकि ये पहला ऐसा बड़ा चुनाव है जो डायरेक्ट पब्लिक चुन रही है। इससे पहले जो भी चुनाव होता था सिर्फ पार्षद का चुनाव जो आप चुना करते थे, उसके बाद विधायक हो, विधानसभा हो, जो भी है या वो लोकसभा हो, वो पब्लिक उनको चुनती थी। उसमें क्या है कि पब्लिक जो चुनती थी पार्टी विशेष, ऑब्वियसली पार्टी के सिंबल पर होता है। अच्छा, पार्टी के सिंबल पर होता है तो सभी पार्टी की विचारधारा के मानने वाले लोग हैं। अब पार्टी कोई पार्टी ए है, उसने किसी बेईमान को टिकट दे दिया पैसे के बल पर। कोई पार्टी बी है, उसने किसी उससे बड़े बेईमान को चुहार को दे दिया टिकट। हम बेईमान पार्टी के विचारधारा के मानने वाले हैं तो हमने बेईमान को दे दिया वोट। आप उससे बड़े बेईमान को दे दिए वोट क्योंकि आप उस पार्टी की विचारधारा के मानने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पार्टी जीतती है, व्यक्ति नहीं जीतता है। इस बार व्यक्ति को जिताना है, उनके व्यक्तित्व को देखते हुए जिताना है। ऐसे में इससे बेहतर चुनाव कुछ भी नहीं हो सकता। और हम तो कह रहे हैं मधुबनी की जनता को, पूरे भारतवर्ष में आप एक नज़ीर, एक माइलस्टोन सेट कर सकते हैं कि देखिए मधुबनी वो जगह है जहाँ केवल और केवल ईमानदारी से किए गए काम के बदौलत हमने ऐसे शख्स को चुना जिस पर कोई एक दाग नहीं था। एक बार आप ये काम कर दीजिए, पूरे भारत में आपका नाम होगा। मैं आपके सर को, आपकी गर्दन को नीचे नहीं झुकने दूंगा। ये थे मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी शाहजहां अंसारी, जो अपनी जीत को लेकर के पूरी तरह से अस्वस्थ हैं और दावे के साथ कह रहे हैं कि मैं एक ईमानदार हूं और आप मधुबनी के लोग ईमानदार को वोट दीजिए। चूँकि है तो ब्लूप्रिंट सभी के पास, चाहे वो अतिक्रमण हो, जल संचय का मामला हो, जल जमाव का मामला हो, चाहे वो पब्लिक टॉयलेट का मामला हो, ये तमाम तरह के वादे लगातार पिछले 60 साल से तो किए जा रहे हैं, काम उन पर अब तक नहीं हुआ। लेकिन इस बार मधुबनी के लोगों को मौका है, क्योंकि वो डायरेक्ट मेयर चुनेगी। पार्षद अब चेयरमैन को चुनेंगे नहीं। अगर पार्षद चेयरमैन को नहीं चुनेंगे तो खरीद फरोख्त का मामला पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा नगर निगम में। यानी सरकार इस चीज़ को ख़त्म कर चुकी है। अब ये जनता के हाथ में है कि जनता अपने रहनुमा को, किस प्रकार के रहनुमा को चुने जिससे मधुबनी शहर का विकास हो, एक विकसित मधुबनी हो, एक डेवलप मधुबनी हो। मैं मोहम्मद शाहजहां अंसारी मधुबनी नगर निगम की जनता से अपील करता हूं कि मुझे मेयर पद के चुनाव में इस बार बल्ब का छाप मिला है जो ईवीएम क्रमांक संख्या 19 पर है। 2 ईवीएम इस बार लगेगा, जिसमें दूसरे ईवीएम में ये तीसरे नंबर पर रहेगा। एक ईवीएम में 16 लोग, दूसरे ईवीएम में 12 लोग। दूसरे ईवीएम के तीसरे नंबर पर यानी कुल मिलाकर क्रम संख्या 19 पर मेरा बल्ब छाप रहेगा। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि इस बार आप सच्चे को चुनें, अच्छे को चुनें, ईमानदारी से चुनें, ईमानदार को चुनें। और मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं कि मैंने अपने वार्ड में 15-16 सालों से अपने वार्ड को भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया। जो वार्ड के लोगों ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी, आप मुझे नगर निगम सौंपते हैं विथ इमीडिएट इफ़ेक्ट। मैं नगर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा और मैं ही करूंगा। इस बात का विश्वास मैं इसलिए दिलाता हूं क्योंकि ये काम मैं पहले कर चुका हूं। लोग कहते हैं कि वो करेंगे, मैं कहता हूं कि मैं करते हुए आया हूं, आगे भी मैं करूंगा क्योंकि ये मेरा दृढ़ निश्चय है। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से
फिर से अपील करता हूँ कि दिनांक 9 जून को जब आप मतदान केंद्र पर जाएं तो क्रम संख्या 19 पर बल्ब के सामने का नीला बटन दबाएं और ईमानदारी से ईमानदार को चुन लें। फिर परिवर्तन होकर रहेगा, सारी समस्याओं का समापन होगा। धन्यवाद। तो मधुबनी शहर के तमाम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने एक अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करें जिससे शहर का विकास हो। कैमरा पर्सन सोनू के साथ अपनी सहयोगी शारदा झा के साथ अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज़, मधुबनी।